सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग ठीक है वन शॉट या कह लो गन शॉट ठीक है पढ़ने जा रहे हैं किसका ग्रेविटेशन का। ठीक है ग्रेविटेशन चैप्टर का। ठीक है हम जो है एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे। ठीक है तो भाई पूरे पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना। ठीक है कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज में अगर डाउट हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है ना ग्रेविटेशन। ठीक है ग्रेविटेशन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिनको भी डिटेल वीडियो देखना है इस पे एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना हुआ है आपका किस पे ग्रेविटेशन पे। ठीक है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो भाई ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है यानी गुरुत्व धन आकर्षण। ठीक है गुरुत्व का मतलब होता है क्या द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसका आकर्षण यानी हर एक ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर के प्रति अट्रैक्शन ही कहलाता है ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया। तो भाई ग्रेविटेशन लॉ को जो देने वाले थे वही हमारे महान साइंटिस्ट अभी हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है न्यूटन साहब थे। ठीक है न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ठीक है हालांकि ग्रेविटेशन के बारे में इससे पहले ऑलरेडी कई साइंटिस्ट कह लो या फिर कई दार्शनिक लोगों ने इसके बारे में ठीक है बता दिया था। ये हमारे वेदों में भी जिक्र है गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। ठीक है ना। तो भाई गैलीलियो साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सबसे पहला जो क्या कहते हैं एविडेंस आया ठीक है वो गैलीलियो साहब का आया। ठीक है तो गैलीलियो साहब क्या करते थे कि गैलीलियो साहब ने ये बताया कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर जाती है छोड़ने पे। ठीक है ना। और जो पृथ्वी है यानी अर्थ है वो समान फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर अट्रैक्ट करती है। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने ये कहा हालांकि उनकी बातों को माना नहीं गया। ठीक है वो बड़ा ही दुर्भाग्य था गैलीलियो साहब का कि वो गलत एरा में पैदा हुए। ठीक है उस समय चर्च का सब कुछ चलता था। ठीक है ना। तो ये कहानी ऐसे ही स्टार्ट होती है। ठीक है उसके बाद फिर हमारे जो है आए हमारे न्यूटन साहब। ठीक है न्यूटन साहब ने क्या दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है TATION है। ठीक है ना इसको देख लेना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ठीक है वो क्या था। तो भाई हमारे न्यूटन साहब ने ये कहा कि इस दुनिया में ठीक है इस दुनिया में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ऑफ डिफरेंट मासेस। ठीक है विभिन्न जो है द्रव्यमान के। ठीक है और उसके बीच की दूरी कुछ है मान लेते हैं d है। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा यानी कि ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। ठीक है अब जो है गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम था ठीक है इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो ये बल लग रहा है इन दोनों के बीच में ठीक है F ये सेम मैग्नीट्यूड का है और ये जो बल है ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है ना। या फिर अलग अलग भी कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू m2। इन दोनों को मिला के ये कहा जा सकता है बिल्कुल कहा जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों के मास को अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया वेरी गुड। आगे चलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा क्या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर।
यानी कि उसके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत क्रमानुपाती, ठीक है ना। ये हो गया समानुपाती, ये हो गया व्युत क्रमानुपाती, ठीक है। तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि अगर इसके बीच की दूरी को दुगना कम कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं कम करता हूं तो फोर्स इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला के एक इक्वेशन बना, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जिसको भी डाउट हो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो गई। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। तो ये इन्होंने बताया कि ये फोर्स, सबसे बड़ी बात क्या था कि ये यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाना जाता है, ये यूनिवर्सल लॉ भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी जाना जाता है। क्या, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल G की, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, और ये कैपिटल G की जो वैल्यू निकाली गई ये हमारे महान साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाली गई, ठीक है। इस इक्वेशन के प्रतिपादन के बाद, यानी कि इस इक्वेशन को देने के बाद साल भर बाद, 1 ईयर के बाद इस G की वैल्यू निकाली गई, और ये कहलाया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वैल्यू कैसे निकली ये बस कुछ ही दिनों में आप लोग जानेंगे, जब मैं 11th का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में है, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि मैं अपने और आपके बीच का भी फोर्स निकाल सकता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं मेरा मास 20 है, आपका मास 40 है, डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर, उसको मीटर में बदल के वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देख लिया, ठीक है, क्या था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता चल गया आप लोग को। अब इसमें कुछ जो है क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, ठीक है, कि भाई एप्लीकेशन पे हम लोग बाद में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई ये जो दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये याद रखना है, अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। तो आकर्षित करेंगी तो ये हमेशा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन होगा, रिपल्सिव नहीं होगा,
रिपल्सिव नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट क्या रिपल्सिव। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। तो एप्लीकेशन भाई पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स इसी पे टिका है, इसी कॉन्सेप्ट पे टिका है। अब क्या है कि भाई जो एटमॉस्फेयर होल्ड है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होल्ड है ये भी एप्लीकेशन है भाई, ये एप्लीकेशन, ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, टाइड्स आते हैं, ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आते हैं। क्लियर है, टाइड्स भी इसी वजह से आते हैं। फिर हम कह सकते हैं ये जो मून है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ मून, और सबसे बढ़िया प्लैनेट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से है, इसी वजह से है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मून जो है अर्थ के करीब आ जाता है, ठीक है, शाम तक, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो अपने और अर्थ को खींचेगा। अर्थ का तो मास बहुत ज्यादा है, अर्थ को तो पूरा नहीं खींच पा रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है। तो भाई वो पानी जो है, समुंदर का पानी ऊपर आ जाता है, इसी वजह से टाइड्स आता है। इसको बोलते हैं ज्वार भाटा, ठीक है ना, ज्वार भाटा। क्लियर हो गया। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ये हो गया इसके एप्लीकेशन। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी है। तो अगर मान लेते हैं कि दो बॉडी है, ठीक है, और दोनों का मास 1 kg है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो भाई जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ठीक है, वो होगा 1 इंटू 1/1। तो F इज इक्वल टू G, यानी कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, 6.67 या 7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इम्पोर्टेंस भी हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ढेर सारे इसके वो हैं, ठीक है, स्नोफॉल, ठीक है, रेनफॉल, ये सारे इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो जब दोनों बॉडी का मास क्या है भाई, दोनों बॉडी का मास क्या है, 1 kg है, तो फोर्स कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अब मान लेते हैं कि हमारी पहली बॉडी, ठीक है, का मास 1 kg है, और हमारी दूसरी जो बॉडी है, ठीक है, वो हमारी अर्थ है। तो अर्थ का डिस्टेंस कितना हो गया, अर्थ का मास कितना होगा, 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो डिस्टेंस है वो हमेशा अर्थ सरफेस से ही ली जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। तो वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6.67 या 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 9.8 मीटर के बराबर होगा, न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। तो जब दोनों बॉडी लाइट वेट है, ठीक है, तब देखो क्या है ये, ठीक है, और जब दोनों बॉडी, एक बॉडी हैवी है, तब देखो फोर्स बढ़ गया। अब दोनों अगर बॉडी हैवी हो जाए, ठीक है, यानी कि एक मास ऑफ द मून हो जाए, एक मास ऑफ द अर्थ हो जाए, तब क्या होगा, निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में बताना, अगर बता पाओ तो, ठीक है। पहली बॉडी अर्थ हो जाए, ठीक है, और दूसरी बॉडी मून हो जाए। क्लियर है। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग तो रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं पता चल रहा है कि देखो भाई, अगर दोनों बॉडी हल्की है तो ये बहुत कम है, 10⁻⁻ में आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो फील नहीं होगा, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आएगी कि वो फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में फोर्स लग रहा है, लेकिन आपको फील नहीं होगा।
क्लियर हो गया? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हैं आगे चलते हैं, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग और भी कुछ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई न्यूटन साहब जो है हमारे एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। एप्पल था ना, मैंगो मान लेते हैं। यार न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनके सर पे सेब गिरा, ठीक है। सर पे नहीं, सामने गिरा था, सर पे गिरता तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि भाई अगर ये एप्पल है और ये अर्थ है, तो जितना फोर्स अर्थ इस पे लगाएगा एप्पल पे, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ पे लगाएगा। यानी कि दोनों का फोर्स बराबर है। F इज इक्वल टू एम ए मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है ना। तो यानी कि फोर्स ऑफ एप्पल ऑन अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एप्पल मान लेते हैं। तो ये दोनों सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। लेकिन भैया होता क्या है, दोनों का फोर्स सेम है लेकिन एप्पल नीचे आता है, अर्थ ऊपर नहीं जाता। लेकिन अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए भाई, फोर्स तो सेम है, लेकिन क्यों नहीं जाता? देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन जब ज्यादा होगा तो ये एप्पल जो है तेजी से अर्थ की ओर आएगा, ना कि अर्थ तेजी से एप्पल की ओर जाएगा। यानी कि मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो गया। क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं कैपलर्स लॉ, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कैपलर्स लॉ जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं, ठीक है। तो बेसिक क्या है भाई, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया जो पाथ है, ठीक है, वो है एलिप्टिकल, ठीक है। प्लैनेट का जो पाथ है वो एलिप्टिकल, और जो सन है वो एक फोकाई पे क्या है, फोकस्ड है या फिर है, ठीक है। सन एक फोकाई पे है, ठीक है, और प्लैनेट उसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व। इसकी पूरी डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि इट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर 20 घंटे में, ठीक है, ये इतना एरिया कवर करा तो अगले 20 घंटे में भी ये बराबर एरिया कवर करेगा। जो तीसरा है वो इंपॉर्टेंट है, द क्यूब ऑफ द क्या मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब ये हो गया कि जितने समय में, ठीक है, एक प्लैनेट किसके, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। यानी कि मून जितने टाइम में मान लेते हैं, मान लेते कोई प्लैनेट है वो अर्थ के चारों ओर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मान लेते हैं 365 डेज ले रहा है, तो उसका ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल टाइम, ठीक है, या ऑर्बिटल पीरियड क्या हो जाएगा, 365। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन भी होता है, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो हम कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हाउ डिड न्यूटन गेस द स्क्वायर लॉ, यानी कि जो नीचे आ रहा है स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो स्क्वायर आ रहा है ये कहाँ से आया भाई, तो ये आया बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपने ग्रेविटी पे आते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है हमारा ग्रेविटी, ठीक है ना। अब देखो ग्रेविटी कुछ है नहीं, बेसिकली ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी क्या है,
ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। ग्रेविटी क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब फर्क क्या है, क्यों नहीं हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रेविटी है इसको कैटेगराइज कर दिया गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स है, यानी कि मेरे आपके बीच में लग रहा है, मेरे और जुपिटर के बीच में लग रहा है, मेरे और अर्थ के बीच में लग रहा है, सबको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। लेकिन इसको हमने स्पेशली कैटेगराइज किया बिटवीन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड अर्थ, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो क्या कहेंगे भाई, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी, या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर है। तो अब भाई जब फोर्स लगेगा किसी चीज पे तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स, अब हम अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिख के अर्थ के लिए हमने ग्रेविटी लिख दिया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं इसको स्मॉल चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी है, ठीक है, एक अर्थ है और एक उस पे एक बॉडी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन, ठीक है, अपॉन RE स्क्वायर। अब ये m1 है और दूसरा जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब जो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ये अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगी, ठीक है, वो फोर्स होगा, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने mg लिख दिया। ये m क्या है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगेगा। तो अब दो इक्वेशन हो गया भैया हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल कर देंगे। तो अगर हम दोनों इक्वल करेंगे तो m1g इज इक्वल टू कैपिटल G m1 me अपॉन RE स्क्वायर। तो m1 कैंसिल हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, तो बहुत कमाल हो गया। अब जो है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर। तो ये बेसिकली g क्या है, एक्सेलरेशन ही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही होगा। अगर इसमें हम सारी वैल्यू रख के निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, एंड द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड अपॉन RE मीन्स 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अभी ये कैलकुलेट करने के पे ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 यानी स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब ये कैसे भाई, ये कैसे हो गया, देखते हैं, ठीक है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्यों, क्योंकि देखो मास कुछ भी हो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यानी कि इस बॉडी का मास कुछ भी हो, यानी कि एक अर्थ के सामने वो नगण्य है, हम उसको गणना नहीं कर सकते। अर्थ हमारा बहुत बड़ा है और सारी बिल्डिंगें से लेके बुर्ज खलीफा सब कुछ अर्थ पे ही है, तो वो अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोले कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो कुछ भी नहीं है, अर्थ के सामने वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो अर्थ के सामने वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो भैया वो कहानी खत्म हो गई। तो सबको इसी एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है
कि अगर मैं किसी बॉडी को किसी भी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है भाई, हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड। तभी तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी कि हर एक सेकंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये बेटा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और देखते हैं इसमें कुछ और, एक दो टॉपिक और बचा है, आइए। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या निकला भाई हमारा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी mE अपॉन RE स्क्वायर। तो ये हो गया भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो अभी हम बताएं, हमारी अर्थ जो है क्या है भाई, थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया साउथ पोल। ठीक है ना, तो इसको RS मानते हैं, इसको RP मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और ये साउथ पोल, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉर्थ के अपोजिट होगा ना बेटा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है ना, ठीक, और ये हमारा हो गया इक्वेटर, इसको मानते हैं इक्वेटर, ये ज्यादा सही है। ठीक है, इक्वेटर, यानी कि ये इक्वेटर है, इसको RE मान लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो भाई अब देखो यहाँ पे, अब जो है ये डिस्टेंस ज्यादा, भाई हमने बताया हमारी अर्थ का जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ठीक है, ये कुछ ओवल के शेप में है, तो जो रेडियस होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये पोल है। ठीक है, ये इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे इक्वेटर के डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि जी, यानी कि जो ग्रेविटी इक्वेटर पे होगी वो कम होगी, और यहाँ पे रेडियस कम है, तो ये जी ज्यादा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इक्वेटर पे जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू होगी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी भाई, क्या होगी भाई, वो हमारी होगी GE। क्लियर है, ठीक है, और हमारा जो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मास इनटू GE, ठीक है, ऑन इक्वेटर, और ये फोर्स यानी कि वेट, अभी आगे चलेंगे इस पे। ठीक है, ये M इंटू GP, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 1 क्विंटल सोना दिया तो यहाँ पे आके उसका वेट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना, 1000 न्यूटन यहाँ है तो वहां पे कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया। क्लियर है, कम हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि पोल पे यहाँ पे रेडियस क्या है भाई, कम है, कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मैक्सिमम, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है, इज मैक्सिमम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज मिनिमम। तो ये अपने दिमाग में रखे रहना। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस थ्योरी में आ सकता है या फिर केस बेस्ड स्टडी में इस पे आपको क्वेश्चन से मुलाकात हो सकती है। क्लियर हो गया, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो भाई ये आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो 11th में कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और 11th में अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना तो फिर बच्चों दिक्कत है। ठीक है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका प्रूफ भी देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो फ्री फॉल, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे, ठीक है, सिर्फ उस पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि सिर्फ जो चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, फ्री फॉल का मतलब हो गया
एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से छोड़ दिया या नीचे से ऊपर फेंक दिया, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो फ्री फॉल है, मतलब वो फ्री है फॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया h हाइट से। तो फ्री फॉल के लिए इक्वेशन फॉर मोशन क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू, देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है, और h s की जगह h हो जाएगा, ठीक है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो जा रहा है, बहुत बढ़िया, ये अगर हो जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अगर यही ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो g होगा यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इतना ही था, ठीक है, यानी कि इक्वेशन फॉर मोशन फॉर फ्री फॉल, ठीक है, अगर फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट तो इक्वेशन फॉर मोशन क्या होगा, ठीक है। अब इसमें तो 4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? आओ, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 2-3 चीजें हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 2 और कंडीशंस मैं लेता हूं, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को मैं जब मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u होगी। और जब मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, ठीक है, अच्छा, नीचे से जब ऊपर फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगा, यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए आप 10 मत लीजिएगा, इसको अपने हैबिट में डाल लीजिए, ठीक है। अब ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया भैया 0 और फाइनल वेलोसिटी हो गया v। इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या प्लस होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें एकदम कंफर्म रखिए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग आते हैं भाई, हमारा जो ये है क्या है, ठीक, जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, ये यूज होता है इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा, यानी कि प्रेक्षण का समय विप्रेक्षण के समय के बराबर होगा। मतलब ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय अगर सेम हाइट तक एक ही ऑब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं तो जितने टाइम में ये ऊपर तक गया उतने टाइम में ये नीचे आएगा, और जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये 2-4 चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो अब आते हैं यहाँ के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक है क्या, मास एंड वेट, ठीक है, मास एंड वेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, मास और वेट में क्या क्या अंतर है भाई, उसकी डेफिनेशन। तो मास ऑफ द वेट क्या है भाई, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब तक बुक में ना दिया रहे, ठीक है, कि क्या लिया जाए, फिर क्वेश्चन में ना दिया जाए कि आपको 10 लेनी है तब तक आपको नहीं लेनी है। क्लियर हो गया? तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला आया आपके पास, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब हम बताए थे कि जो हमारा अर्थ है ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, ये अर्थ हमारा परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अर्थ हमारा क्या है भाई, थोड़ा सा चपटा है, तो ये मान लेते हैं इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, इसको आर ई मान लेते हैं, और ये हमारा पोल है, ठीक है, और इसको आर पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इक्वेटर पे जी की वैल्यू, तो कैपिटल जी
ME/RE²। क्लियर है। और पोल पे अगर देखें तो कैपिटल G ME/RP²। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, रेडियस है, ये कम है, तो मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ पे कम है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रेडियस ज्यादा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, यानी कि मिनिमम हो गया। यानी कि हमको ये चीज यहां से समझ में आ रही है कि जो पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां वेट भी ज्यादा होगा। और इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कम होगी, यानी कि वेट वहां कम होगा। ये चीज आप अपने दिमाग, ठीक है। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं अर्थ सरफेस के, ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं जी की वैल्यू तब भी डिक्रीज करेगी। और सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वेट एंड मास। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास। ठीक है। तो मास क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ये हर जगह कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास 10 kg है तो वो ब्रह्मांड में कहीं चला जाए उसका मास 10 kg ही होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। और मास को हम लोग मेजर किस में करते हैं भाई, मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में। ठीक है ना, केजी में, ग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में। ठीक है। ये सब इसके मेजर करने वाले यूनिट्स हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो मास यही है। ठीक है। और मास को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है भाई, बीम बैलेंस से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो मास का ये हो गया। दूसरा आता है हमारा वेट। अब वेट को समझो, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेट क्या है, वेट क्या है, किसी भी बॉडी का वेट क्या है, जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, अपनी ओर खींचती है, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लेते हैं इस बॉडी को अर्थ अपनी ओर 5 न्यूटन से खींच रही है। ठीक है। 5 न्यूटन से भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो 5 न्यूटन इस बॉडी का वेट हो गया। ठीक है। तो यही हो गया। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये W इज इक्वल टू mg। ठीक है। ये क्या है भाई, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, यानी अलग अलग जगह ये अलग अलग होगा। ठीक है। ये स्मॉल g पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको ये जीरो हो सकता है भाई, वेट जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर बढ़ते हैं स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं तब भी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू 0 है, तो स्मॉल जी की वैल्यू 0 है, तो वेट 0 हो सकता है, मास नहीं। क्लियर हो गया। और इसको किसके उसमें भाई मेजर करते हैं, फोर्स के, तो न्यूटन, डायन, ये सारे इसके एसआई यूनिट हो जाएंगे। इसकी एसआई यूनिट यही सब होगी। और कौन सी डिवाइस, तो स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब देखो एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि भाई जो मास है, ठीक है, वो मून पे क्या होगा। ठीक है। वो तो सेम होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मून पे सेम होगा। अब हम वेट की बात करते हैं। ठीक है। तो वेट ऑन अर्थ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, m, ठीक है, m, ठीक है, ये क्या है, ये मास ऑफ द अर्थ है।
ठीक है ना, मास ऑफ कैपिटल जी क्या हो जाएगा, स्मॉल जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये बॉडी का मास था, ठीक है ना, मास तो सेम ही रहेगा बॉडी का, वेट चेंज हो जाएगा, ये अर्थ पे था। क्लियर है, अब मून पे सेम यही होगा भाई, मास तो सेम ही रहेगा बॉडी का। मान लेते एक बॉडी एम है, ठीक है, और उसका मास भी एम है, ठीक है ना, एम के जी है, उस बॉडी का हम वेट अर्थ पे और मून पे नाप रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या रेशियो आएगा, ठीक है। तो कैपिटल जी एम एम अपॉन आर एम का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब हम डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो एम कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिवाइड करेगा इससे एम इंटू कैपिटल जी इंटू यम यम अपॉन आर एम का स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी एम एम कट गया। अब इसमें जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, तो रेडियस ऑफ मून होता है 1.7, मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और रेडियस ऑफ मून 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है शायद, हाँ वेरी गुड, रेडियस ऑफ मून 10 टू 6, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना बच्चों। और ये इसका स्क्वायर है, बताइए ध्यान देना, ठीक है। रेडियस ऑन अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इसका क्या होगा भाई रेडियस, ठीक है। और मास ऑफ द मून होगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये जब सारा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये आता है बेटा लगभग डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई आता है लगभग 0.165, ठीक है, 165 यानी कि 1/6, ठीक है, 0.165, ठीक है। तो यानी कि हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जो वेट मून पे होगा वो अर्थ के वेट के 1/6 होगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी डेरिवेशन 9th स्टैंडर्ड में चांसेस कम है, अगर आ गया तो आप इस तरह से कर देंगे। कैलकुलेशन मत करिएगा, स्मार्ट वर्क, ठीक है, डोंट डू द कैलकुलेशंस बिकॉज द कैलकुलेशन इज वेरी वेरी लार्ज है, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का वेट 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 60/6, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर है, तो यानी कि वो 1/6 हो जाए, यानी कि वो बहुत भारी भरकम व्यक्ति है, उसका वेट आप जाके मून पे कर लीजिए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई कम है। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आज के वीडियो में कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन शॉट या गन शॉट में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी, ओके, थैंक यू।